आज मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। विनय जी, स्वागत है आपका। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में ये बाई इलेक्शन जो 9 सीटों पर चल रहा है, कैसा है? बीजेपी वालों की क्या तैयारी है और समाजवादी पार्टी वालों की क्या प्रिपरेशन है, और ग्राउंड पर जनता में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो हमसे पहले अनिल जी ने बोला है, उसका मेरी एक प्रतिक्रिया दे दूं कि विरासत का हाल वही है कि जब चौधरी साहब थे तब कहा जाता था मथुरा से मुजफ्फरनगर तक आरएलडी की एक हनक है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। अरे ना बोलो भैया, अब ये झगड़ा करने लगेंगे आज, पता नहीं कहां से। मैं सबके बारे में बोल दूंगा, मैं सबके बारे में बोल दूंगा। रहा सवाल कि कभी भी किसी का असर उतना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पैमाना जो है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मोटे तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, लखनऊ चुनाव लड़ते थे, लेकिन मोहनलालगंज की सीट हमेशा बीजेपी हार जाती थी। उसी तरीके से अगर बात करें, जब खुद नरेंद्र मोदी जी बनारस आए तो एक ऐसी हवा चली कि 73 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। इस बार का जो परिणाम आया उसमें चाहे चंदौली लीजिए, चाहे गाजीपुर लीजिए, चाहे लालगंज लीजिए, आजमगढ़ लीजिए, घोसी लीजिए, अंबेडकर नगर लीजिए, सुल्तानपुर लीजिए, एक लाइन से सभी सीटें हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी का जनाधार कम हो गया या उनके चाहने वाले कम हो गए। कई बार क्या होता है, स्थानीय स्तर पर कैंडिडेट के प्रति नाराजगी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अभी ईवीएम का भी एक जिक्र किया, हमको लगता है कि समीर जी का भी जवाब देना चाहिए। सबसे पहले ईवीएम पे सवाल किसने उठाया था? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आपको याद होगा ब्रजेश जी, तो 2009 का जब परिणाम आया तो सबसे पहले नवीन चावला जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको लेकर के कांग्रेस से रिश्ता जोड़ा गया और उस समय आवाज उठी, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी को लगता था कि अच्छी सीटें आएंगी, नहीं आ पाई। तो जो हारता है वो किसी न किसी पे ठीकरा फोड़ता है। मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में रिजल्ट सपा का बेहतर ना आए उपचुनाव में, तो कांग्रेस सीट दिए होते तो बेहतर आता। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस ने अच्छा किया तो सपा कहेगी हमने दिल कलेजे पत्थर के समझौता करके अपने सारे वोट ट्रांसफर कर दी, इसलिए कांग्रेस जीत गई। और हार गए तो कह देंगे कि हमको दिया नहीं आपने, इसलिए आप हार गए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा सहमत का खेल चलता है। ये जो उपचुनाव है उसमें आप मोटे तौर पर ले लीजिए, ये चुनाव ग्राम प्रधान भी लड़ता है, कोटेदार भी लड़ता है, स्थानीय प्रशासन भी लड़ता है, क्योंकि सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं सबके वेस्टेड इंटरेस्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि जनता नहीं बोल रही है, चुनाव उस तरीके से नहीं खड़ा हो रहा, उसका कारण यही है कि अगर बोलेंगे, मान लीजिए सत्ताधारी दल के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष के साथ बोलेंगे तो कोटेदार का कोटा आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी भारी है? अभी नहीं, वो तो अभी देखिए उपचुनाव हमेशा सरकार भारी होती है ब्रजेश जी। आपको याद होगा पिछले डिबेट में जब हम लोग बैठे क्यों 2018 में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, याद है आपको? नहीं, वही बाई इलेक्शन थे, अपोजिशन जीत गया था। तो लास्ट डिबेट में मैंने क्या कहा था, संजय निषाद जी मजबूरी के समझौते तक लिए गए थे, और उस लास्ट डिबेट में मैंने कहा था संजय निषाद जी का कोई वजूद नहीं, एक भी सीट नहीं मिलेगी, नहीं मिली। हमने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस अगर बड़े लक्ष्य के लिए कुर्बानी देगी तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, मुंबई में उसकी भरपाई हो जाएगी। लास्ट डिबेट की बात थी। तो जो चीजें आज चल रही हैं इसमें सीधे तौर पर नारे दोनों तरफ से उछाल दिए गए हैं। पोलराइजेशन को लेकर के कोई एकजुट करने में लगा है, कोई पोलराइज करने में लगा है। अब देखिए उसका परिणाम क्या आता है, लेकिन इतना तय है कि जातीय समीकरण को जो साधेगा चुनाव उसके पलड़े में जाएगा। ज्यादा अगर धनबल और उसका प्रभाव स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा तो 9 सीटें घटने से न तो योगी जी की सरकार गिर जाने वाली है और न 9 सीटें जीत जाने से सपा की सरकार बन जाने वाली है, लेकिन एक मैंडेट जरूर जाएगा। तो ये बीसी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी में क्या चल रहा है? क्योंकि इन्हीं के वोटों की वजह से लास्ट टाइम जो 4 जून के नतीजे थे वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग थे। तो बीसीज और एससी में अभी क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है आज की तारीख में साइलेंट प्लेयर के तौर पर खड़े हैं, अपने को ऑब्जर्व करें। जैसे फूलपुर की सीट है, अब वहां पर पोलाइजेशन काम करेगा, क्योंकि पटेल बिरादरी से खुद बीजेपी ने उम्मीदवार दिया है, माइनॉरिटी कैंडिडेट सपा ने उतारा है। तो जो परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए यादव कैंडिडेट ओबीसी से आते हैं, उनको आपने बीजेपी ने उतारा है, लेकिन उधर से परिवार से व्यक्ति लड़ रहा है। तो खासतौर से करहल की जो सीट है, मुलायम सिंह से लेकर के और अखिलेश यादव तक, एक उनके सैफई और जसवंत नगर से लगा हुआ विधानसभा है, उनका वर्चस्व रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिन कैंडिडेटों को आप लड़ाते हैं उन कैंडिडेटों का पर्सनल वजूद क्या है, और भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हो, इनके वर्कर किस तरह से मोबिलाइज है। अब जैसे आरएलडी के जितनी भी टीम के लोग अपनी एक सीट पे मेहनत करेंगे, उनको प्रदेश में क्या मतलब है कि फूलपुर में क्या हो रहा है, मझगांव में क्या हो रहा है। अरे आपने सुना नहीं, दुबे जी कह रहे थे कि बाकी उत्तर प्रदेश में निर्देश दिए गए हैं कि आरएलडी के कार्यकर्ता बीजेपी को जिताएं, आप सुन नहीं पाए लग रहा है। मैं सुन लिया, पहले वो चौधरी साहब को जाकर अपनी शक्ल दिखाएंगे अपने कैंडिडेट के लिए कि मैं आपके यहाँ जी जान से लगा हूँ, तन मन धन यहाँ है, और फिर वोटिंग के दिन जब वहां से हटाए जाएंगे उपचुनाव की जगह से, तब वो अपने क्षेत्र में आके अपना मतदान जो करना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है किसको देंगे, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से राजनीति का एक नया समीकरण देख रहा हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा, मैं अपने कुशीनगर जनपद का एग्जाम्पल दूंगा। हमारे यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो सेवरही तमकुही का और एक खड्डा का।
खड्डा से जो विवेकानंद पांडे जी आज की तारीख के विधायक हैं, वो कैंडिडेट हैं निषाद पार्टी के, जबकि जिस समय टिकट दिया गया उस समय वो जिला के पदाधिकारी थे। और निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी थे असीम कुमार जी, वो उनको दिया गया कमल के फूल का सिंबल। ये अपने आप में एक नया मैथमेटिक्स है कि आपके कैंडिडेट को हम टिकट देते हैं, हमारे वाले को आप दोगे। कल के डेट में पाला भी बदलो तो हम पकड़ ले कि हमारा वाला भागेगा नहीं। तो परिस्थितियां साफ तो हैं। मतलब दुबे जी का सिंबल है और आदमी बीजेपी का। अब वो तो देखिए उपचुनाव है तो मान के चलिए, ऐसे भी चौधरी साहब का एक वजूद है। अब मथुरा से मुजफ्फरनगर तक एक समय में उनका जद्दवा रहता था, आज की तारीख में अगर आप इतना भी उनको नहीं देंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। आज कुछ लग रहा है दुबे जी के आक्रामक व्यवहार से आप दबाव में आ गए हैं। किसके? दुबे जी का आक्रामक व्यवहार देख के आप थोड़ा दबाव में हो। नहीं, वो दुबे जी का आक्रामक व्यवहार की बात नहीं है, जो हकीकत उनको भी जानना चाहिए। अगर कह रहे 3 पीढ़ियों से हमारी सियासत है, तो कहां गया मथुरा से लेकर बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की सीटें क्यों हारते गए आप? आखिरकार आपने मजबूरी का ही समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, क्योंकि सबने कहा कि आरएलडी को अगर सर्वाइव करना है तो बीजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, तो आप गए, वरना तो आप जीतते रहते। आपका क्षेत्र था, आपका मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ विनय जी, मेरे साथ वीरेंद्र